हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उस सब पर बात करेंगे इस करंट फोर्स वीडियो में जो आप देख भी रहे हैं। एक एक करके चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे ऑल वाला बटन भी दबाएंगे तो बेहतर रहेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कौन से वे भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिसंबर में भारत पहुंचे? आंसर क्या होगा? कौन सा वहाँ ये शिखर सम्मेलन है, या कहें कौन सी समिट है ये? तो 23rd समिट है ये। ठीक है, इंडिया रशिया एनुअल समिट ये 23rd है और वो पहुंच रहे हैं भारत में। 2 दिवसीय राजकीय यात्रा है, ये 4 और 5 दिसंबर को, 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। ओके, तो 4 दिसंबर को पहुँचे, 5 को ये समिट होनी है और ये यात्रा 5 साल बाद हो रही है भारत में। यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद से उनकी यात्रा भारत पे नहीं हुई थी भारत में, अभी ये यात्रा हुई है। और ये सम्मेलन, ये जो समिट है, वो दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और विशेष और विशेषाधिकार जो प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है उसको और मजबूत करने के लिए आयोजन किया जा रहा है। 5 दिसंबर की सुबह 11 बजे दिल्ली में जो हैदराबाद हाउस है, वहाँ पर दोनों राष्ट्राध्यक्ष यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। अब सवाल होगा कि उद्देश्य क्या है? देखिए, द्विपक्षीय संबंधों को की जो प्रगति है उसकी समीक्षा करना, डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाना है। ओके, ये सब मुद्दे हैं। और भी है, जैसे कि यूक्रेन युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, और अब लगता है कि धीरे धीरे ये समाधान होने वाला है। एक बार मैप के ज़रिए दिखाते हैं आपको। प्यारा भारत है अपना, इधर ये विशालकाय रशिया है और यहाँ पर ये जो कलर में देख रहे हैं आप, ये है यूक्रेन। और इस युद्ध के बाद से जो परिस्थिति आई है पिछले 4 वर्षों में, तो रूस के कब्जे में यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का, एक तो ये तो पहले से था, ये लुहांस्क डोनेट्स्क, आपको ये वाला हिस्सा, और ये ठीक है, इसको डोनबास क्षेत्र कहते हैं, ये सब इलाका आ गया है। और अब लगता है कि युद्ध अब समाप्त होने वाला, तो इन सब मुद्दों पर भी ये चर्चा होनी है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण ये चर्चाएं यहाँ पर होंगी। इसके अलावा और भी चीज़ें होंगी। जो बातचीत होनी है वो तेल व्यापार, जो कि अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाया हुआ है उसके बाद से प्रभावित हुआ है। पिछले कुछ महीनों से तेल का जो आयात है रशिया से वो करीब करीब 1/3 हो गया है, काफ़ी घटा है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ऐसा करना पड़ा है। इसके अलावा हम कहेंगे फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, एग्रीकल्चर उत्पाद, इन सब का जो ट्रेड है भारत और रूस के बीच में वो बेहतर हो, ये अब चीज़ें इस पर चर्चा होनी है। रक्षा सहयोग पर चर्चा होना है। रूसी हथियारों की खरीद होनी है, जैसे S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो उसकी 5 बैटरीज भारत के पास हैं, भारत ने परचेज किए हुए हैं। कुछ और भी बैटरीज जो है ना वो भारत खरीदना चाहता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने देखा कि S-400 ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारत की रक्षा की है। S-400 ने उधर से जो हमले हो रहे थे पाकिस्तान की ओर से, उसको रोकने में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई है। इसके अलावा मतलब ये तो खरीदा जाएगा। इसके अलावा Su-57 फाइटर जेट, वो भी चर्चा चल रही है कि उसको भी खरीदा जाएगा और एग्रीमेंट हो सकता है। मिसाइल सिस्टम है बहुत सारे, उन सब पर भी चर्चा चल रही है। तो जो होगा वो मैं फिर आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा एनर्जी के सेक्टर में भी बहुत कुछ होने वाला है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप का विस्तार होगा। इसके अलावा भारत जो है ना वो न्यूक्लियर सबमरीन रूस से परचेज कर रहा है, उस पर चर्चाएं होंगी। ठीक है, और भी, और इसके अलावा जो ट्रेड के बीच में जो ना मुद्रा हस्तांतरण यानी रुपया और रूबल, उसके बीच में कैसे व्यापार को और सुगम किया जाए, उस पर चर्चा होनी है। एक और महत्वपूर्ण जो खबरें मैं द हिंदू में देख रहा था, उसमें यह था कि श्रमिक प्रवास, रूस को मजदूरों की ज़रूरत है, तो वो भारत के साथ एक एग्रीमेंट करने जा रहा है कि भारत से मजदूर जो है ना वो जाएंगे वहाँ पर रशिया में। ठीक है, इससे पहले मजदूरों को भेजा गया था कहाँ पर? आपको
इसराइल में भेजा गया था, वहाँ युद्ध चल रहा था इसराइल और हमास के बीच में उस दौरान। और अब रशिया भेजे जाएंगे भारत से ढेर सारे मजदूर, ठीक है। तो ये एक एग्रीमेंट इस पर भी हो रहा है। खैर इस पर क्या कहूँ मैं, मजदूर एक्सपोर्ट करने जा रहा है भारत, ठीक है। तो ये यात्रा जो है ना वो भारत की संतुलित विदेश यात्रा को दर्शाती है। देखिए एक तरफ पश्चिम है यानी अमेरिका और यूरोप के देश हैं तमाम, दूसरी तरफ रूस है। तो पुराने संबंधों को बनाए रखना भी है और पश्चिमी देशों के साथ जुड़े भी रहना है। तो ये जो तारतम्यता है उसको एक तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है। फिर और जो भी अभी वार्ताएं होंगी, बहुत सारे डिसीजंस होंगे, बहुत सारे एग्रीमेंट होंगे, वो सब मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्लियर होगी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया है? क्या नाम है? वर्ड कौन सा है? आंसर है रिजबैट। क्या है? रिजबैट। और इंडियन एक्सप्रेस में आप ये देख रहे हैं, क्या है? रिजबैट। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ये जारी किया है। अब ये रिजबैट होता क्या है आखिर? ये इंटरनेट स्लैंग है कहेंगे इसको। इसका मतलब कि ऐसा कंटेंट, पोस्ट या वीडियो जानबूझकर लोगों को गुस्सा दिलाने या भड़काने के लिए बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ सकें, शेयर हो सके और इंगेजमेंट मिल सके। संक्षेप में अगर कहें तो गुस्सा दिलाकर लोगों का ध्यान खींचने वाली चीज़ को कहते हैं रिजबैट। आमतौर पर इसका जो कनेक्शन है वो ट्रैफिक या क्लिक बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऐसा कंटेंट बनाया जाता है जिससे आप गुस्से में आ जाएं। और सोशल मीडिया पर हर गुस्से से भरे कमेंट जो है ना वो उसमें मतलब उसको एक तरह से देखा गया कि रिजबैट का यूज़ किया गया है। आप देखेंगे एक बार कि फेसबुक पर देखिए, या फिर फेसबुक पर की तो काफ़ी उस पर रिसर्च आ चुके हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, इसका इन सब चीज़ों पर आपको मतलब आप में गुस्सा बढ़े, इसके चीज़ों वो सारी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है क्योंकि आप ज़्यादा देर तक टिकते हैं वहाँ पर, आप ये देखते हैं, ठीक है। अब गुस्सा भड़काने वाली कौन सी चीज़ें, जैसे करप्शन से आप हम सब परेशान हैं ना। तो कोई अगर कोई वीडियो है जिससे कि करप्शन के बारे में पता चल रहा, पकड़ा जा रहा है, वो पिटाई हो रही है, तो लोग ज़्यादा देख रहे हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा गुस्सा भड़काने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। करप्शन तो एक तरह से एक पॉजिटिव सेंस में हो गया, मतलब कि करप्शन के खिलाफ अगर लोगों का ध्यान जा रहा है तो ये अच्छी बात है। लेकिन और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी नफरत फैलाने वाली चीज़ें, ठीक है। तो उन सब पर सोशल मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, बाकी चीज़ें हैं, वो उसको बढ़ावा भी देते हैं। क्यों बढ़ावा देते हैं? क्योंकि लोग उस पर ज़्यादा टिकते हैं। आप सोशल मीडिया पर जो स्क्रॉल कर रहे हैं ना, आप किस पर कितने देर रुक रहे हैं, ये सब कुछ पता होता है सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है उसको। और फिर वो देखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वीडियो पर, उस फोटो पर, उस टेक्स्ट पर रुक रहे हैं, तो वो फिर और ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाता है और ये फिर ट्रेंड चल जाता है। क्या है? रिजबैट का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस तरह की चीज़ों को बनाने लगते हैं, नफ़रत पैदा करने वाली चीज़ें, जिससे कि क्लिक बिट बढ़े, यानी जो लोग हैं वो उसके पोस्ट को, उसके वीडियोस को वो ज़्यादा देखें, ठीक है। समझ की बात आप? अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने भी वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। वो कौन सा था? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किस वर्ड को चुना था और उसका मतलब क्या है, ज़रूर बताइएगा। वो भी सोशल मीडिया से ही जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, आपको बताऊं कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप पर चले जाइएगा, वहाँ पर फ्री कंटेंट में आपको आज का ये पीडीएफ मिल जाएगा करंट अफेयर्स का। और अगर आप शानदार ढंग से करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है शार्प लर्निंग ऐप पर। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है करंट अफेयर्स का और एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है। बेसिक वाला जो है ना SSC, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का है, और ISPCS वाला UPSC और स्टेट PCS लेवल का है। इसमें आपको PDF, टेस्ट, वीडियो ये सब कुछ मिलेगा, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली,
तो देख सकते हैं आप, शार्प लर्निंग ऐप है, गूगल प्ले पर मिल जाएगा आपको। तो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी, भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ यानी IASP, उसके अनुसार वर्ष 2080 में भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी मतलब उसके बाद फिर बढ़ेगी नहीं, कुछ वक्त तक स्थिर रहेगी, फिर धीरे धीरे कम होना भी शुरू होगी। आंसर क्या होगा इसका? 1.8 से लेकर 1.9 अरब। ठीक है, क्या है? 1.8 से लेकर 1.9 अरब। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप, ठीक है, IASP उसी के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है। IASP हिंदी में तो आप देख रहे हैं, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ये बहुत सारे संघों मतलब संगठनों का एक संघ कह सकते हैं इसको। नवंबर में ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें यही कहा गया है कि देश के जो कुल प्रजनन दर है ना, यानी TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, क्या कहेंगे? टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2000 में 3.5 थी, जो कि घटकर अब 1.9 रह गई है। और जनसंख्या बढ़ाने के लिए ना 2 से ज़्यादा होना चाहिए फर्टिलिटी रेट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 3.5 और 1.9, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्त्री और पुरुष, ठीक है, उनका जो बच्चा हो रहा है तो वो कितने हैं, एक कपल के कितने बच्चे हैं। तो एवरेज में पहले ये 3.5 बच्चे थे, एवरेज की बात कर रहा हूँ। अब ऐसा मत कहिएगा कि 3 बच्चे और एक आधा बच्चा, ये एवरेज की बात हो रही है, किसी के पास 1, किसी के पास 2, किसी के पास 5 ऐसे बच्चे। तो वो एवरेज में घट कर अपना पति पत्नी पर या महिला पुरुष पर, एक कपल पर ये 1.9 रह गया है। 2 रहेगा तो फिर उसको माना जाता है कि एक समान ये मतलब आबादी बढ़ने के लिए ज़रूरी है 2। उससे कम है, इसका मतलब ये है कि आबादी का जो ग्रोथ है ना वो अब कम हो रहा है। तो इसी के वजह से विशेषज्ञ ये अनुमान लगा रहे हैं कि 2080 में या उसके आसपास जनसंख्या 1.8 से लेकर 1.9 अरब हो जाएगी भारत की, और फिर ये स्थिर हो जाएगी, कई सालों तक उतनी ही बनी रहेगी, यानी जन्म और मृत्यु का जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा उसके अनुसार। ठीक है, तो क्या वजह है, ऐसा क्या हुआ है कि जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं? 1980 के बाद हमारे देश की आबादी जो है नहीं बढ़ेगी, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, पुरुषों में बढ़ी, उसका तो महिलाओं में शिक्षा बढ़ रही है, साक्षरता बढ़ रही है, वैसे वैसे परिवार नियोजन के पर अधिक नियंत्रण मिल रहा है। और जब पढ़ाई हो रही है और फिर नौकरियां प्राप्त कर रही है, तो इन सब चीज़ों में विवाह अब देरी से हो रही है। पहले बाल विवाह भी होता था, उस पर रोक लगी, फिर 18 वर्ष की उम्र में ही शादियां हो जाती थी लड़कियों की, ठीक है, पुरुषों की भी जल्दी हो जाती थी, 20-21 साल पे हो जाती शादी। लेकिन जब जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ रही है और जो माहौल बन रहा है उसमें अब शादियां जो है ना देर से हो रही हैं। लड़कियों की भी शादी जो है वो 20-25 के बाद हो रही है, लड़कों की भी शादी अब देख रहे हैं कि 25 या 30 के आसपास हो रही है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि विवाह में जो देरी हो रही है, और इसके अलावा परिवार छोटे हो रहे हैं, गर्भ निरोधक स्वास्थ्य सेवाएं की पहुंच हो रही है। इसकी वजह से दंपत्ति ये तय कर ले रहे हैं कि उनको कब और कितने बच्चे चाहिए। देर से विवाह और करियर की जो आकांक्षा है, प्राथमिकता है, इन सब का चलन बढ़ा है। तो इससे क्या है, बच्चों की संख्या में जन्म में अब थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। ओके, तो आर्थिक विकास और बदलती हुई जो जीवन शैली है उसमें बदलाव आया है, और बच्चों के पालन पोषण की जो आर्थिक और व्यक्तिगत जो जिम्मेदारियां हैं वो ज़्यादा बढ़ी हैं। इसकी वजह से भी जन्म दर में गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, अब क्या है कि पहले क्या था ना कि परिवार जो था वो बड़ा परिवार हुआ करता था, ठीक है। अब जो है वो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। न्यूक्लियर फैमिली हो गई है तो बच्चे ज़्यादा नहीं कर सकते, उनके खर्चे बहुत हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, इसकी वजह से जन्म दर में गिरावट देखने को मिली है, जो 2000 में सन 2000 में कुल जो TFR थी वो 3.5 थी, वो अब घटकर 1.9 रह गई है। ठीक है, तो ये भी बात है। और इस जो संगठन है जिसने ये रिपोर्ट जारी की है, उनका ये कहना है उस रिपोर्ट में कि निरक्षर लोगों में
जो पढ़ नहीं सकते हैं उनमें अभी भी प्रजनन दर 3 से अधिक है, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं उनकी प्रजनन दर 1.5 से लेकर 1.8 के आसपास है। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। अच्छा, केरल में जैसे कि दक्षिण भारत में अगर देखेंगे ना, वहाँ पर फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो गई है। केरल में जन्म दर नियंत्रण सबसे मतलब सफल रहा है, क्योंकि वहाँ पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़्यादा रही है, वहाँ साक्षरता सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा है साक्षरता। तो ये है, दक्षिण के कई सारे राज्य इस पर भी चिंता जता चुके हैं कि वहाँ जो उनकी आबादी है अभी स्थिरीकरण की ओर पहुँच रही है, दक्षिण के राज्य, और उत्तर के राज्यों में अभी भी आबादी बढ़ रही है, और ये रुकेगी कब, उन्हें 2080 में जाके रुकेगी। तो ये है महत्वपूर्ण बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI 2025 में किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड, आंसर क्या होगा इसका? स्किन ऑफ यूथ। ठीक है, क्या है? स्किन ऑफ यूथ। और इस फिल्म में ये देख रहे हैं स्किन ऑफ यूथ, उसने जीता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। और महत्वपूर्ण बात यह है, रजनीकांत को, जो सुपरस्टार हैं रजनीकांत, उनको भारतीय सिनेमा में उनके 50 वर्ष के योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। इसमें ये भी सवाल हो सकता है कि किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है इस बार के फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। और जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला वो स्किन ऑफ यूथ को मिला है। और ये जो फिल्म है वियतनामी फिल्म है, और इसमें ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर की कहानी है जो सेक्स चेंज सर्जरी का सपना देखती है, और फिर उसी की पूरी कहानी उसी पर केंद्रित है। इस फिल्म को एशले मेफेयर और उन्होंने डायरेक्ट किया, एशले मेफेयर ने। ठीक है, तो ये आयोजन हुआ था 56th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में आयोजित किया गया था ये। और जो अवार्ड समारोह हुआ है वो गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में ये आयोजन किया गया। और इस दौरान ना धर्मेंद्र, उनको भी श्रद्धांजलि दी गई, जो सुपरस्टार धर्मेंद्र जिनका हाल ही में निधन हो गया था, डेथ हो गई थी उनकी, धर्मेंद्र की, तो उनको श्रद्धांजलि भी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025, तो उसमें किस फिल्म निर्देशक को सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला है? तो संतोष दावखर को मिला है। संतोष दावखर, उनकी मराठी फिल्म है गोंधल, तो उसके लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में बेस्ट एक्टर मेल का सिल्वर पीकॉक अवार्ड किसको मिला है? तो उबेई मार रियोस, ये इनको मिला है। और ये कोलंबियाई फिल्म है ए पोएट, क्या नाम है? ए पोएट, तो उसमें उन्होंने शानदार जो एक्टिंग की है उसके लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 56 यानी 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में बेस्ट एक्टर फीमेल का सिल्वर पीकॉक अवार्ड किसको मिला है? नाम है ज़ारा सोफिया ओस्ताना। ज़ारा सोफिया ओस्तान, थोड़ा नाम उच्चारण में चूक हो गई है। ज़ारा सोफिया ओस्तान ये नाम है इनका, इनको ये अवार्ड जो है वो मिला है। ठीक है, तो ये स्लोवेनियाई हैं एक्ट्रेस ज़ारा, तो उनको फिल्म लिटिल ट्रबल गर्ल्स, तो उसके लिए इनको सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला है। अब देख लेते हैं हम लोग कि जो तमाम अवार्ड जो दिए गए हैं IFFI 2025 में, उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, आपके सामने मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? गोल्डन पीकॉक का, तो स्किन ऑफ यूथ वियतनामी मूवी है। फिल्म निर्देशक का सिल्वर पीकॉक अवार्ड संतोष
दावखर को मिला है मराठी फिल्म गोधल के लिए। बेस्ट एक्टर मेल का सिल्वर पिकॉक अवार्ड उबेई मार रियोस को मिला है। बेस्ट एक्टर फीमेल उसका सिल्वर पिकॉक अवार्ड मिला है जारा सोफिया ओस्तान को मिला है। डेब्यू फीचर फिल्म सिल्वर पिकॉक अवार्ड हेमस फराहमंद, उनकी ईरानी फिल्म है माई डॉटर्स हेयर। इसके अलावा टेनिस पिल की एस्टोनियाई फिल्म है फ्रैंक, तो उसको संयुक्त रूप से मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है रजनीकांत को, ठीक है, एक्टर रजनीकांत को मिला है। स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है निकोला डेविस जूनियर को मिला है फिल्म माई फादर्स शैडो के लिए। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आईसीएफटी और यूनेस्को गांधी पदक वो मिला है किसको, वो मिला है एरिक स्वेनसन, उसके द्वारा निर्देशित फिल्म है सेफ हाउस, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो इफ़ी भी कहते हैं, इफ़ी 2025 का ये अवार्ड की पूरी लिस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, प्रश्न यहाँ देख रहे हैं आप, क्या है प्रश्न यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 ये संस्थागत श्रेणी में किसने प्राप्त किया है। आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, IUSSP, इसको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के इंडिया जो है ना उसी ने ये दिया है। और ये देख रहे हैं प्रोग्राम के दौरान के फोटोग्राफ दिल्ली में आयोजन किया गया था। और ये पुरस्कार जो है ना लैंगिक समानता, प्रजनन, स्वास्थ्य, उन सब में जो मैसेज देने का काम किया गया उसकी वजह से ये अवार्ड दिया गया है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत एक बार फिर से यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड में किस वर्ष के लिए चुना गया है। आंसर होगा 2025 से 2029, ठीक है, इतने वक्त के लिए 5 साल हो गया, इतने वक्त के लिए भारत फिर से यूनेस्को के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें चुना गया है। देखिए बोर्ड क्या है, क्या मतलब हुआ यूनेस्को के बोर्ड का। देखिए यूनेस्को में जो भी काम हो रहा है उसकी निगरानी करने का काम ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही करता है, ठीक है। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में और इसका जो अपना पूरा नियम कानून है वो 1946 में लागू हो गया था। तो उसी के बाद से ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड बना जो कि पूरा कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो ये है, इसमें 58 मेंबर्स होते हैं और वो अलग अलग क्षेत्रों से चुन के आते हैं, ये पूरा बोर्ड होता है, ठीक है। इनका काम होता है कि जनरल कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो फैसले लिए गए हैं उन सब की निगरानी करना, बजट तैयार करना, महत्वपूर्ण डिसीजंस लेना, ये सब काम होता है इनका। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने इनमें से किन जगहों पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। आंसर का मंडल मुख्यालय। अब हर मंडल मुख्यालय में ये जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र ये उत्तर प्रदेश में ये खोले जाएंगे। मंडल को कई जगह कई राज्यों में प्रमंडल भी कहा जाता है और कुछ राज्यों में मंडल भी कहा जाता है, ठीक है, जो डिवीजन होता है ना वो, ठीक है। तो प्रमंडल कहिए या उत्तर प्रदेश में मंडल कहा जाता है, तो ये है। और ये जो मीटिंग हुई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 2 दिसंबर को कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसी में ये तय हुआ कि सभी 18 जो डिविजनल हेडक्वार्टर है यानी जो मंडल मुख्यालय है वहाँ पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उद्देश्य ये है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं को मजबूती ढंग से प्रदान करना। ओके, अच्छा, आप कहेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे कोई सेंटर नहीं थे, लेकिन वो केंद्र सरकार का जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उसके द्वारा 37 जिलों में खोला गया था भारत सरकार की ओर से। लेकिन क्या ना फंडिंग की दिक्कत होने लगी, फिर वहाँ संचालन ठीक से नहीं हो रहा था, वहाँ जो कर्मचारी तैनात हैं उनको मानदेय नहीं मिल रहा था, पैसे नहीं मिल रहे थे, तो उसकी वजह से वो नहीं के बराबर ही चल रहा था। तो फिर उसी की वजह से यूपी सरकार ने तय किया कि फ़िलहाल हम तमाम जो 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में वहीं उन सभी जगहों पर हम ये जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र वो स्थापित करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है। आंसर होगा नागालैंड में।
नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। वहीं पर हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, और इस बार जो है ना वो यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, माल्टा, स्विट्जरलैंड, ये सब जो है वो कंट्री पार्टनर के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और स्टेट पार्टनर के रूप में अरुणाचल प्रदेश इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है इस हॉर्नबिल महोत्सव में। ठीक है, नागालैंड में, नागालैंड वहाँ की राजधानी क्या है, कोहिमा है। मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। और ग्रुप डी का एग्जामिनेशन चल रहा है, उसमें शानदार ढंग से क्वेश्चंस टकरा रहे हैं, तकरीबन 20 के आसपास, कभी 19, कभी 18, कभी 20, इस तरह से प्रश्न टकरा रहे हैं। तो वो जनवरी से नवंबर तक का जो हमने मैराथन लिया था ना करंट अफेयर्स का, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो देख लीजिएगा। यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर पूरा वीडियो है, करीब 9.5 घंटे के आसपास का है, और उसका PDF अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर, वो परचेज कर सकते हैं आप, और मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, उससे तैयारी शानदार हो जाएगी करंट अफेयर्स की। ओके, बाय।